हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विषय का अध्याय 4 पढ़ेंगे। कृषि क्या है देखते हैं। इसमें करा पौधे से, यहाँ से देखिएगा, बोला है पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। अर्थात पौधे से जब जहाँ से स्टार्टिंग होता है कोई भी चीज़ का बनना, यानी पौधे से कहाँ तक बोला, परिष्कृत उत्पाद। अर्थात जैसे मान लीजिए आपका बिस्किट, तो अपने आप में बिस्किट तो पहले नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गेहूं से शुरुआत होती है, गेहूं को बुआई होगी, फिर उसके बाद फिर उसको उपज हो जाएगा, है ना, उपज आ जाएगा, फिर उसको मंडी में भेजा जाएगा, फिर मंडी से उसको कहीं ना कहीं आटा पीसा जाएगा, है ना, फिर उसको डबल रोटी या बिस्कुट का निर्माण होता है, फिर आपका कहीं आपको मिलता है। तो कह रहा पौधे से, यही चीज़ बोला, कह रहा पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो बोला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या है, तो कह रहा प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादन और निष्कासन होता है से है। अब देखिएगा, फिर बोला है कृषि, हाँ, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण है ना। फिर करा द्वितीय क्रिया में क्रियाएं इन संसाधनों का प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी उनको अच्छे मतलब कह सकते हैं रूप में ढालना, यानी साफ सफाई या कह सकते हैं उनको सही रूप में परिवर्तित करना। अब कह रहा इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना एवं कपड़ा बुनना इन क्रियाओं को के उदाहरण है। अब तृतीय में क्या है, तो कह रहा तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं में उदाहरण है। ठीक है, कह रहा कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी खेती करना एक प्राथमिक क्रिया है। ऐसे में क्या होता है, इसमें देखिए फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन इनमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है ना। भारत की 2/3 जनसंख्या यानी आधे से ज़्यादा जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है ना। खैर अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, मिट्टी, जलवायु, यानी वहाँ का वातावरण कैसा है ना, जलवायु किस प्रकार का है, गर्म है या ठंडा जलवायु, जैसा भी हो, उष्णकटिबंधीय जैसा भी हो, करा कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वो भूमिगत, हाँ, कृषिगत भूमि कहलाती हैं, यानी कृषि करने योग्य भूमि कहलाती है जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। करा मानचित्र को आप में देख सकते हैं, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं देशों में केंद्रित हैं जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। यहाँ नीचे देखिएगा, आपको हरे भरे जहाँ पे हैं वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि हैं। देखिए जैसे भारत में अधिकतर क्षेत्र में, देखिए आप अगर देखेंगे तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में कृषि हरा भरा दिखाई पड़ा, यानी यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में आपका मतलब कृषि होता है। या आप इधर देखिएगा, चाइना है इधर, है ना, और ये सब रूस, चाइना थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम, है ना। फिर इधर आप चले जाइए यूरोप कंट्रीज़, तो यहाँ पर होगा। फिर देखते हैं अब करा, क्या आप जानते हैं, हाँ, फिर बोला है देखिए अटलांटिक सागर, उसके बाद फिर यहाँ देखिए अटलांटिक सागर की इस तरफ आपका कहीं ना कहीं अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका और कनाडा, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखिए आपके क्या हैं, कहीं ना कहीं कृषि समृद्ध हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब आप देखते हैं। खैर हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आप जानते हैं। क्या बोला है, करा एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई यानी मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञापन और एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। अब सेरीकल्चर क्या होता है, करा सेरीकल्चर रेशम उत्पाद है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक
पालन, यह कृषक की आय को पूरक हो सकता है। यानी कैसे रेशम के कीटों को पालना और उससे फिर क्या मतलब रेशम का कपड़ा पाना, तो ये इस प्रकार का उद्योग हो सकता है या होता है, किया जाता है कहीं से बहुत सी जगहों पे, भारत में भी होता है देखिएगा। फिर कह रहा पीसी कल्चर्स यानी मत्स्य पालन, कह रहा विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। फिर देखिए विटीकल्चर यानी द्राक्षा कृषि यानी अंगूर की खेती। फिर हार्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, जैसे वाणिज्य उद्योग में जैसे सब्जियां, फलों को पकाना, ये सब है वाणिज्य में। कल्चर का क्या है देखिए, जब एग्रीकल्चर यानी खेती हो जाएगा, सेरीकल्चर है यानी कहीं न कहीं रेशम के कीटे, पीसी कल्चर, पीसी में जोड़ देंगे तो ये होगा मत्स्य पालन। विटीकल्चर यानी क्या, द्राक्षा खेत मतलब कृषि, तो ऐसे में अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर यानी होगा उद्यान, बाग, सब्जी, यही सब। कृषि तंत्र में क्या क्या आता है, करा कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश, सबसे पहले क्या करते हैं, बीज करते हैं, फिर उर्वरक खाद मारते हैं, फिर मशीन का काम कहीं ना कहीं होता है, और श्रमिक यानी कहीं ना कहीं खेती कराने के लिए आपको या तो खुद करिए या तो श्रमिक का आवश्यकता होती है। जुताई, बुआई, इनके सब कहीं ना कहीं क्या होता है, जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसके अंतर्गत संक्रियाएं हैं। इसके तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन आते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन है निवेश, भाई कहीं ना कहीं आपको निवेश में क्या करना है, मशीनें हैं, बीज हैं, रसायन है, खाद वाद है ना, बीज डालते हो, और फिर क्या है, प्रक्रम क्या है, जुताई, बुआई, छिड़काव, ये आप कहीं ना कहीं करते हो। फसल क्या होता है, निर्गत, इससे क्या फल परिणाम मिलता है, आपको फसल मिलती है और उससे आप अनाज पाते हो। और फिर क्या होता है, आप उसको कुछ अपने उपभोग करते हो, यानी कुछ अपने संग्रहित करते हो खाने के लिए, और कुछ आप बढ़ता है तो आप बाज़ार में बेचते हो, जिससे कि आपको धन मिलता है। अच्छा, भौतिक निवेश क्या है, भौतिक निवेश में क्या क्या है देखिएगा। भौतिक निवेश जो प्रकृति के रूप में आपका देता है, जो प्रकृति आपको देता है वो भौतिक निवेश होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए ज़रूरी है, वर्षा भी, मृदा, मिट्टी किस प्रकार का ढाल है ना, तापमान, ये सब कहीं कहीं भौतिक परिवेश है जो इंसान आपका नहीं कर सकता है ना। अच्छा, और जो इंसान कर सकता है यानी मनुष्य कर सकता है वो आपका मानवीय निवेश होगा। कौन सा, जैसे भंडारण है ना, यानी इकट्ठा करना। श्रम यानी आदमी के बस में है भाई, मेहनत करके करना। मशीन यानी वो मशीन तरह तरह का, भाई इस सींचने के लिए या खेत की मतलब जुताई के लिए, या कह सकते हैं फसलों की कटाई के लिए मशीनों का उपयोग। रसायन यानी खाद वाद का डालता है, उर्वरक शक्ति जो बड़ा ज़्यादा हो। करा भौतिक और मानवीय निवेश है यही सब। तो करा अब चलिए, अब हम कृषि के प्रकार देखते हैं। करा हाँ, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, यानी सब जहाँ अलग अलग प्रकार से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उसके बाद उत्पादक की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों के से में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में क्या है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जैसे हम लोग करते हैं। फिर पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय उद्योग प्रौद्योगिकी और परिवार श्रम का उपयोग किया जाता है। यह निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है देखिए, गहन निर्वाह कृषि में किसान छोटे भूखंड का साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा को वाले खेत में एक वर्ष में से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है ना। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी क्षेत्र प्रदेशों में प्रचलित है। खरा आदिम निर्वाह कृषि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण के शामिल है।
अच्छा, यहाँ पर देखो रोचक तथ्य क्या है। रोचक तथ्य कह रहा जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, यानी कहीं रसायन या फास्फोरस क्या बोलते हैं उसको, जिंक, और उसके बाद फिर डाया, और उसके बाद सुपर फास्फेट या यूरिया नहीं डाला जाता। ये सब देखिए। अब कह रहा है, आगे देखते हैं। कह रहा स्थानांतरीय कृषि, कह रहा अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित हैं। ये जो स्थानांतरीय कृषि है उत्तर पूर्वी भारत, इन सब में क्षेत्रों में है। कह रहा ये भारी बारिश, वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा से मिलाया जाता है और तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा आदि जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरीय कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जलवासी पशुचारण, है ना। सहारा के अर्ध शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनिश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभागों के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादक को उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि में क्या है देखिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें भी विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में विरल आबादी वाले हैं। ये अत्यंत ठंड, वर्धमान काल और को बाधित करती हैं। ये केवल ना ही एक फसल उगाई जा सकती हैं, केवल एक ही फसल उगाई जाती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे और की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है ना। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और अफ्रीका में प्रचलित है। फिर देखिए रोपड़ में क्या बोला। रोपड़ में वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं, यानी केवल एक ही फसल। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा श्रम लगता है, मेहनत लगता है और पूंजी भी ज़्यादा। उत्पादन में प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट कारखानों में किया जाए। प्रसंस्करण मतलब उसको शुद्धिकरण, है ना। इस प्रकार इस कृषि को में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के कुछ उदाहरण हैं। मुख्य फसलें क्या हैं देखिएगा। देखिए यहाँ पर केले का रोपण कृषि है ना, उसके बाद चावल की कृषि, गेहूं का सरस्य कर्तन है, बाजरे की कृषि। देखिए यहाँ पर अब मुख्य फसलें क्या हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल को आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य
खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय पदार्थ फसलें हैं। चावल क्या है, देखिए चावल यह विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका-युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणीय है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायुवीय दशाओं के जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में ये बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ में वर्तमान काल में गेहूँ के वर्तमान काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सरै कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट या मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है। यह कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती हैं। ऐसी फसल जिस पे कम वर्षा और उच्च तापमान, मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत के में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन, नाइजर आदि अन्य उत्पादक देश हैं। अब चलिए मक्का के पास चलते हैं। मक्का कैसी फसल होती है देखते हैं। इसके लिए मक्का आपने देखा होगा, मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती हैं। अब आइए कपास में क्या है देखिए। इसकी वृद्धि के लिए 2 उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से अधिक पाला रहित 2 या 200 से अधिक 210 पाला रहित दिन, मतलब पाला ना पड़े, है ना। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है कपास उगाने के लिए। इतना सब शर्तें हैं। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास में अग्रणीय उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर देखिए पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। पटसन एक होता है सुनहरा रेशा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन अग्रणी उत्पादक हैं। काफ़ी इसके लिए गर्म, आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील काफ़ी उत्पादक अग्रणी देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। यहाँ देखिए कुछ रोचक तथ्य आपको बगल में दे रहा है। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओहो। फिर देखिए और यहाँ से रोचक तथ्य क्या बोला है। कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधों की फलियों को चक्कर देखा उनसे, जिन्हें उसकी बकरियों प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद का भाव अनुभव करने के बाद अपनी खोज
अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। अच्छा, उन्होंने पाल लिया। अब चलते हैं चाय के विषय में। करा चाय, हम जानते होंगे चाय कहाँ है। करा चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष वर्ष भर के वितरित वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सु अप्रवाहित अपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चलिए, कृषि करक अब देखिए कृषि का विकास कैसे हो ये देखा जा रहा है। देखिएगा, एक पेज और है, 2 पेज देखिएगा। कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि का उत्पादन को बढ़ाने की दशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि विकास में एक अन्य पहलू है। कृषि विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। चलिए, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतों में वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हैं। आओ दो फार्मों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययन को सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। सबसे पहले यहाँ क्या आप जानते हैं उसको देख लेते हैं। कारण खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। करा भारत का पहले देख लेते हैं फार्म। अब देखिए दो फार्मों में चलते हैं, जहां भारत और एक संयुक्त राज्य। देखते हैं दोनों की क्या स्थितियां हैं। अच्छा, जबकि भारत क्या है, विकासशील है और अमेरिका विकसित है। तो इनमें अंतर क्या है थोड़ा देखते हैं, क्या क्या है, खूबियां क्या है, अंतर। करा भारत का एक फार्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, यानी खेत है। उसका आवास मुख्य गांव में है, मतलब वो गांव में रहता है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलों और सामान्यतः गेहूं और चावल या दाल उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेतों को जोतने का परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और एक मुर्गी भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है, वहाँ का एक सदस्य सहकारी स्थित समिति उसके जानवर के लिए चारे के प्रकार और पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भधारण के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समितियों से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह
अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार में को अनुकूल न होने पर अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं को विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। देखिए भारत में खेत। अब चले चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 250 एकड़ हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर की भूमि है। हमारे जो हमारे भारत का जो था वो कितना था, उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर था और इसके पास कितना है, 300 हेक्टेयर की भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त होता है कि मृदा और जल संसाधन का एक फसल की आवश्यकता को पूरा कर देगा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों को नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं, ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत का यथार्थ तस्वीर देता है और यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीजों को बोने की मशीन, फिर बोला है और क्या, हम समतलक यानी एक समान करना खेतों को, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचरित किए जाते हैं अथवा बाजार के अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किसान व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह। तो इस अध्याय में बस इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।